हिस्ट्री वाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और प्राचीन इतिहास से संबंधित चैप्टर वाइज हर चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। और यूपी की परीक्षाओं, आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रीवियस ईयर की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो निश्चित रूप से आगे आने वाली उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। उत्तर प्रदेश की आगामी जो परीक्षा आरओ की होने वाली है हाल फिलहाल में, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और क्योंकि उसमें भारत के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की सारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेंगी। चलिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो है मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पूर्व, पश्चिम से पूर्व के क्रम में इसको समायोजित करना है। तो महदहा, लेखैया और पैसरा, इसके बाद बीरबानपुर, ये पश्चिम से पूर्व की ओर होंगे। ये यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, हाल का है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान करना है पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान है। तो नेवासा जो है पुरातात्विक स्थल जो है ये महाराष्ट्र में है वर्तमान में, ईसमपुर कर्नाटक में है, डीरवाना राजस्थान में है और गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु में है। ये देखिए प्रश्न यूपी पीसीएस 2023 के प्री वाले में पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो वो मुख्य साधन शिकार या आखेट था। अब अगला प्रश्न होगा, वह स्थल जहां से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की घाटी में धान की खेती का प्रमाण, प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लौरा देश से मिला है और यूपी पीसीएस जीएस के 2008 वाले में यह पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से। और अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, लेखैया से मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल में है और मध्य पाषाणिक प्रसंग में, यहाँ पे आपको आदमगढ़ में ये मिलेगा। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन आरंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। ये सारे ही प्रश्न आपको देख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है और हर परीक्षाओं में प्रीवियस इसकी यूपी की परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था गुफकराल से। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, ये बुर्जहोल में मिला है और गुफराल में मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल संबंधित है संगन कुलू से। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, यह जौ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो ये भारत में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, तो इनकी पहचान मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र में एक ही
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये दमदमा से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखैया से मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका भीमबेटका से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, ये पंजाब में है। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, ताम्राश्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेनहेगन का संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन थॉमसन महोदय ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था HD साकलिया ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है शैलचित्र के लिए, और दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। और प्राचीन इतिहास का दूसरा टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। इसका पहला प्रश्न देखेंगे आप, जो अभी हाल का पूछा गया है PCS J 2023 में। हड़प्पा पुरस्थल और फसल, यानी कि हड़प्पा स्थल से कौन से फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके संदर्भ में है। जो चन्हुदड़ों से सरसों प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से तिल प्राप्त हुआ है, कुंतासी से कोंदो और हुलास से धान की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, तो ये धौलावीरा से मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पी पुरा स्थल बनावली स्थित है, रंगोली नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडली भारत के किस राज्य में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, सांड का। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, यानी सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है, तो यह आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे, मीर पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, लोथल से। अगला प्रश्न देखेंगे, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला है, यह लोथल से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर और हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, यह स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है राखीगढ़ी। आदिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ माना जाता है, तो पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है।
अवेस्ता और ऋजुवेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, तो यह ईरान का एक ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, यह बनावली है। वह स्थल जहां से 100 पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो यह हड़प्पा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह लोथल था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज की गई थी, तो गुजरात से की गई थी। अब अगला टॉपिक आपका ऋजुवैदिक और उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। इससे सारे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए अभी हाल का प्रश्न आया हुआ यूपीपीसीएस जे 2023 का, ऋजुवेद में उल्लिखित दसराज युद्ध जो है लड़ा गया था परशुणी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है, ये मत्स्य पुराण में मिलता है। 10-28 संस्करण यानी सूक्त है ऋजुवेद में। अष्टक भी कहा जाता है, किसको? ऋजुवेद को कहा जाता है। अब मिलान देख लेंगे, सूची प्रथम है और सूचम द्वितीय है, वेद यहाँ और यहाँ ब्राह्मण है। तो ऋजुवेद का कौन कौन से ब्राह्मण है? कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के तो शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश है, षड्विश है, अद्भुत है और जैमिनीय ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हो जाएंगे और यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण हो जाएंगे। इसके बाद सामवेद का आपका 4 ब्राह्मण और अथर्ववेद का सिर्फ और सिर्फ 1 ब्राह्मण है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वेदांग नहीं है, वेदों का अंग नहीं है, तो स्मृतियां ये वेदों का अंग नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो सत सहस्री संहिता ये उसका उपनाम है। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन क्या है? तो ये सामवेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। अब आगे का प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो इंद्र से है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद भी है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह जौ के लिए किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला जो हम देखने जा रहे हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुषणी, वर्तमान में रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो किसको समझा जाता था? वो गाय को समझा जाता था। वैदिक काल में अघन्य माना गया था उसको, तो गाय को माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वह उपनिषद है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है?
ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। अगला है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो वो मैत्रायणी उपनिषद था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जीद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जीद अवस्था संबंधित है ईरान से। यह किससे संबंधित है? ईरान से। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे हम, प्राचीन भारत में निष्क, यानी प्राचीन भारत में निष्क जो था ये क्या था? इसको क्या माना जाता था? स्वर्ण आभूषण माना जाता था प्राचीन भारत में। अगला है प्रश्न, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है तो बोगस कोई अभिलेख से एशिया माइनर में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है तो कठोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कुभा और क्रमो नदी से है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अर्धयु का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, ये पुराणों के हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। नेक्स्ट, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। ऋग्वेद में ये स्रोतों का संकलन है। और अगला है, इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परशुनी नदी के तट पर। अगला टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य। इससे संबंधित पहला प्रश्न जो होगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था, चेदी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, ये पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय में। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया तो अजातशत्रु था। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्म नंद। प्राचीन श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास यानी उसकी आकृति कैसी थी? तो अर्धचंद्राकार थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी किसकी थी? ये चेदी वंश की थी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश
से एक नहर खोदी गई थी। यह कलिंग में खोदी गई थी। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी में। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, और इससे सबसे पहले धर्म के संबंध में देखेंगे जैन धर्म। तो जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। भारत में पाल काल में महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र विक्रमशिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगला प्रश्न है, यह स्थल है और संबंधित तीर्थंकर हैं। श्रावस्ती से संबंधित जो थे संभवनाथ थे। काकंदी से संबंधित सुविधानाथ, अयोध्या से संबंधित ऋषभनाथ और पबोसा से संबंधित पद्म प्रभु थे। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था, जो उनका दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म की है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया, यानी किसमें लिखा गया है? तो अर्धमागधी भाषा में। नेक्स्ट है, यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा, जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल संबंधित है जैनों का यह। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वो जैन धर्म था। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं आगम सिद्धांत। दर्शन, जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था, चारवाक दर्शन था वो। अब बौद्ध धर्म का देख लेंगे। बौद्ध धर्म संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन की घटना, जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो वो गृह त्याग की घटना थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा प्रथम उपदेश के दौरान हुआ था। धर्म चक्र पर प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति, यानी बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। सुभद्र ने ही कहा था कि अच्छा हुआ बुद्ध मर गए, अब हम स्वतंत्र हैं। यह इसी ने सुभद्र ने ही कहा था। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धर्म और संघ को। प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर, अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ, जिसमें संघ जीवन के नियम दिए गए हैं, विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? मेघवर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे बंजारे कौन थे? तो मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगिरी बिहार में। अगला प्रश्न है, विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे।
उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म द्वारा। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल था। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विक्रमशिला जो बिहार था उसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। अगला प्रश्न है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे तो उदयन के काल में। उदयन देखिए, उदयन और उदयन अलग है। उदयन जो है ये कौशाम्बी का राजा था और उदयन जो है पाटलिपुत्र का राजा था। पाटलिपुत्र उसने राजधानी बनाई थी और मगध साम्राज्य का शासक था। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला विहार के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का प्रयोग योग जो है। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है तो ये प्रथम उपदेश। अब अगला टॉपिक आपका भागवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म है। इसका पहला प्रश्न देखेंगे। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। ये भीष्म पर्व का एक अंश है। भीष्म पर्व में यह भगवत गीता है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। अब मिलान का प्रश्न देख लेंगे। एक तरफ देवता है और एक तरफ इनकी पहचान की गई है। तो शिव का जो अस्त्र है त्रिशूल है, विष्णु के अस्त्र चक्र है, गणेश जी का अस्त्र जो है रस्सी और फंदा है, सरस्वती का वीणा उनका अस्त्र वीणा उनका दार्शनिक और दर्शन। रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैत था। माधवाचार्य का द्वैत था। निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। जोशी मठ उत्तराखंड में है, ये द्वारिका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है और श्रृंगेरी कर्नाटक में है। नैनार थे शैव धर्म के अनुयायी थे और अलवार जो थे विष्णु धर्म के अनुयायी थे। वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य जो थे द्वैतवाद से और शंकर जो थे अद्वैतवाद से। अब मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगलीविद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है
अग्निमित्र था। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है, 12वां शिलालेख। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 8वें वर्ष में। प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। राजा जिनके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम लिखित है, वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख जो है शिलालेख 12वां यानी 12वां शिलालेख। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला अनुराधापुर से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि का। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित समाहर्ता थे। अशोक का समकालीन तोरमय राजा था, ये मिस्र का था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा एंटिगोन गोनटास था। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, ये मिस्र का शासक था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह वस्तुतः राजधर्म था, ये फ्लीट महोदय ने कहा था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। अगला है बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले हुए थे, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान काफी कठोर था। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है और इसका एक नाम कौटिल्य भी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह शिलालेख अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, 12वां शिलालेख। अब मौर्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। नेक्स्ट है कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए ताम्र धातु के। अशोक के द्वितीय शिलालेख का उल्लेख नहीं है। द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं है, किस राजवंश का? तो सातवाहन का नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन राज्य था। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में अवस्थित थी उस समय। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन की थी। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के समय में। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया कुषाणों द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के द्वारा। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा चलाए गए थे। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि यह शुंग राजवंश के समय में ख्याति प्राप्त थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में और महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। विक्रम और शक संवतों में 135 वर्ष का अंतर है। सूची को सुमेलित करना है। डिमेट्रियस जो था हिंदू यूनानी इसको कहेंगे। रुद्रदामन, शक, गोंडो फर्नेज पहलव और भीम कुषाण। अब प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले यूनानी थे। हिंद एवं शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए स्टेटो द्वितीय ने। सातवाहनों ने भी शीशे के सिक्के और प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम कडफिश। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पुरु और ये पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मस्क राज्य के स्त्रियों ने। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में थे तो कनिष्क के दरबार में थे। संगम युग में देखेंगे चेर, चोल और पांड्य से संबंधित प्रश्न। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी राजा प्रथम ने। संगम ग्रंथ तोलकप्पियम आधारित है, यह व्याकरण पर है। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है कुराल या कुरल भी कहते हैं इसको। शिल्प आदि कारकम का लेखन लेखक इलंगो ने किया था। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया यह तंजावुर में स्थित है। दक्षिण भारत का इतिहास में चोल, चालुक्य और पहलव के बारे में देखेंगे तो सूची का मिलान एक तरफ शासक एक तरफ वर्ष है। राज का शासनकाल 985 से 1015 ईस्वी। राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी। कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी में। विक्रम चोल जो था 1120 से 1133 ईस्वी। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ राजधानी। पल्लवों की राजधानी कांची थी, कदम्ब की राजधानी बनवासी, इसको गोवा वर्तमान में इसमें गोवा कहते हैं इसको। पांड्य की राजधानी मदुरा और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है यह चोल कला का। वह राजवंश जो अपने शासन काल में अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देता था तो यह चोल राजवंश था। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था ये चोल ही थे। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय राजेंद्र प्रथम को है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था राज प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासनकाल में वारियन उद्यान का प्रशासक कार्य देखता था टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी।
चोल राजाओं के स्नानागार व भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां और पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताया जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया मलिक कफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कुलोत्तुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य वंश द्वारा। मत्तविलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है, समतुल्य वर्ष इसका 634 ईस्वी होगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डंडिन पल्लव की सभा को अलंकृत करते थे। पल्लव राजा की उपाधि, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, वह नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राज के शासन काल में बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सूची को मिलान करना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। धनंजय जो था कुस्तलपुर से संबंधित था। नीलराज अवमुक्त से, उग्रसेन पालक्का से और विष्णु गोपा कांची से संबंधित था। राजवंश और उनकी राजधानियां। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची थी। पांड्य की राजधानी मदुरा थी, इसको मदुरा भी कहा जाता है। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। अब अगला टॉपिक है गुप्तकाल। इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय के। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हुणों पर विजय प्राप्त की थी स्कंदगुप्त थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह कांस्य सिक्का था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकर श्रेणी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जो है यह किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश। राजवंश जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त वंश था।
भाग और बलि ये राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार थी। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विभेदक लक्षण वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है या किया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने किया था। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख रेशम बुनकरों से है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसने पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है तो समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। अब अगला टॉपिक जो है गुप्तोत्तर काल है पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसका पहला प्रश्न देखेंगे बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में किस मौर्य कालीन शासक का उल्लेख किया है बृहदत्त का। अब सूची का मिलान करना है विदेशी यात्री और भारत में कब आए थे उनका कब भ्रमण वर्ष था। फाहियान जो था 399 से 414 ईस्वी में और यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया हुआ था। एक खास बात इसके संदर्भ में और है कि इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कोई वर्णन अपने ग्रंथ में नहीं किया था। वेनसांग 629 से लेकर 645 ईस्वी तक यह भारत में रहा और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। इत्सिंग 671 से लेकर 672 और फिर 693 से 694 ईस्वी तक। इसके बाद अल मसूदी 915 से लेकर 916 ईस्वी तक इसका भारत भ्रमण था। नेक्स्ट प्रश्न है राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था गोपाल नंदीवर्मन और पल्लमल। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं वो अमरावती का था। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती और नागार्जुनी कोंड में। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था तो लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित है गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम द्रह्म है। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में।
अब अगला टॉपिक प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से है और इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। वह स्थान जहां पर शिल्प में विष्णु का बड़ा अवतार दर्शाया गया है, उदयगिरी गुफा विदिशा में। मेहरौली के लौह स्तंभ में उल्लिखित राजा का नाम चंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसके लिए है? तो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरत्न मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था का वह विशालतम एवं सर्वाधिक विशाल विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित कार्ले में है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं जहां पे हैं वह कहाँ है? कनेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये कनेरी में है। सोनपुरा महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिणी तोरण का। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, यह स्थित है दतिया में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित कहाँ पे है? राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या होता था? गोपुरम क्या होता था? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, यह कांची में स्थित है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ राणा कुंभा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर को, जो एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मंदिर जिसके बाहर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसमें भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लवों द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, यह दतिया में है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर ग्वालियर का तेली मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदू यहाँ करेंगे, हिंदू और जैन
शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। अब सूची का मिलान देखेंगे अगला प्रश्न में। स्तूप है और ये यहाँ पे ये सांची में है। चित्रकारी संबंधित बाघ की गुफाएं हैं। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में है और दशावतार मंदिर यह देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अब जो है प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तो रास पंचाध्यायी ये इसके लेखक नंददास हैं। चैतन्य भागवत वृंदावन दास लिखा था इन्होंने। चैतन्य मंगल पुस्तक जो है जनंदा ने लिखा था और भक्ति रत्नाकर ये नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा था। ग्रंथ है एक तरफ और एक तरफ रचयिता है। तो रागमाला को पुंडरीक विट्ठल ने लिखा था। रस कौमुदी को श्रीकंठ ने लिखा था। राग विबोध को सोमनाथ ने लिखा था। चतुर्दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमन ने लिखा था। अगला प्रश्न है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा गया और इसको अनुवादित किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त। अगला प्रश्न देखेंगे। सूची का मिलान करना, एक तरफ दर्शन है दूसरा तरफ प्रचारक है। न्याय दर्शन के प्रचारक या प्रतिपादक गौतम है। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक जो है या प्रचारक बादरायण है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और वैशेषिक के कणाद है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो 120 अध्याय और 8 खंडों में यह विभाजित है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है तो खुद्दक निकाय। मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाखा दत्त। 10 कुमार चरितम के रचनाकार डंडिन है। अगला क्वेश्चन है द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जॉन राज और श्रीवर ने। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जाने जाते हैं जन संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकित करते थे? कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती हैं। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्यावेत्ता विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव का स्थानीय मान की खोज की थी आर्यभट्ट थे। गौड़ोह के रचयिता वाकपति थे। विदेशियों को सामाजिक स्तर समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर व्रात्य क्षत्रियों का था। प्राचीन भारतीय विचारकों में विधि की व्यवस्था सर्वाधिक रूप से व्यवस्थित रूप से व्याख्या की गई है मनु द्वारा। मानस उल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना सोमेश्वर द्वारा की गई थी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।